नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज फाइल बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको आज की हर उस बड़ी खबर के बारे में जानकारी देंगे जो आपके लिए जाननी जरूरी है। न्यूज फाइल में हम जानेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़े हर अपडेट के बारे में, आपको बताएंगे मोदी की भूटान यात्रा के बारे में एक खास अपडेट, साथ ही जानेंगे यूपी की सियासत में अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच चल रही राजनीतिक रस्साकशी के बारे में, और आखिर में बताएंगे यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ा एक खास अपडेट। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। ईडी ने 10 दिन की मांगी थी रिमांड। 2 दिवसीय भूटान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। भूटान के राजा बोले, मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना भारत। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया के बीच आजम खान से सीतापुर जेल में मिलने पहुंचे अखिलेश यादव। रामपुर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के नाम को लेकर मुलाकात की चर्चा। सपा से गठबंधन खत्म होने पर पल्लवी पटेल का बड़ा ऐलान, बोली एनडीए से ऑफर मिला तो करेंगे विचार, आखिरी फैसला कांग्रेस को लेना है। लोकसभा चुनाव से पहले ओडिशा में बीजेपी को बड़ा झटका, बीजू जनता दल के साथ गठबंधन पर नहीं बनी बात। लोकसभा की सभी 21 और विधानसभा की 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। और यूपी के मदरसों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को दिया असंवैधानिक करार। योगी सरकार ने दिए थे अवैध फंडिंग के जांच के आदेश। और अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों की। और आज की जो पहली बड़ी खबर है वो दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर के है। दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। इससे पहले गुरुवार की देर शाम केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आज यानी कि 22 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। पेशी के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि उसके पास दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल ही शराब घोटाला केस में सरगना है। इसके पीछे ईडी ने कोर्ट में बीआरएस नेता के कविता और बिचौलिए विजय नायर के बयानों को आधार बनाया है। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दावा किया कि गोवा में हवाला के जरिए 40 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। प्रिंस कुमार को गोवा चुनाव के लिए सागर पटेल से पैसे मिले थे। इसकी पुष्टि उसके कॉल रिकॉर्ड से होती है। वहीं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए भी हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका सुरजीत सिंह यादव की ओर से दाखिल की गई है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए भूटान पहुंच चुके हैं। पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी के गर्मजोशी से स्वागत में भूटानी सशस्त्र बलों द्वारा भव्य गार्ड ऑफ ऑनर शामिल था। शुरुआत में 21 मार्च को होने वाली यात्रा को पारो हवाई अड्डे पर प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया था। भूटान के राजा ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को भूटान साम्राज्य की सर्वोच्च मान्यता ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित भी किया। पीएम मोदी को सम्मान देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है और 2030 तक वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने पहले भूटान के राजा की ओर से पीएम मोदी को भूटान आने का निमंत्रण दिया था, जिसे भारतीय प्रधानमंत्री ने सहृदय स्वीकार भी कर लिया था। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार यानी कि आज सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है। भाजपा सरकार ने झूठे मुकदमों का रिकॉर्ड बना दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार आजम खान के साथ अन्याय कर रही है, उनके परिवार को भी परेशान किया जा रहा है। यह पूरी तरीके से अमानवीय है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि आजम खान को न्याय जरूर मिलेगा। अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा
कहा जा रहा है कि आजम खान की सहमति मिलने के बाद ही रामपुर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी घोषित करेगी। आपको बता दें कि पहले चरण में ही रामपुर लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया जारी है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी से अपना दल कमेरावादी का गठबंधन टूटने के बाद पल्लवी पटेल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर एनडीए से ऑफर मिला तो वो इस पर विचार जरूर करेंगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन हमारे साथ वही कर रहा है जो नीतीश कुमार के साथ किया गया। हमने 3 सीट गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा के बाद घोषित की थी। अखिलेश ने गठबंधन खत्म होने की बात कही है, उसका स्वागत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तय करे कि अपना दल कमेरावादी इंडिया गठबंधन में है या नहीं है। पल्लवी पटेल ने यहां तक कह दिया कि अगर एनडीए से उन्हें ऑफर मिलेगा तो वो उस पर भी विचार करेंगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने गुरुवार को अपना दल कमेरावादी से 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन न होने का ऐलान कर दिया था। इसके एक दिन पहले कृष्णा पटेल की अगुवाई वाले इस दल ने प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी और बीजू जनता दल के बीच विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए सीटों पर समझौता नहीं हो सका है। ओडिशा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन समाल ने ट्वीट करके बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा की सभी 21 सीटों और विधानसभा की सभी 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और बीजेडी के बीच सीटों पर समझौते की बात चल रही थी और दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थीं। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया। वहीं कानून को अल्ट्रा वायर्स घोषित किया गया। इसके अलावा जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके। आपको बता दें कि मदरसों की जांच के लिए यूपी सरकार ने अक्टूबर 2023 में एक एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की टीम मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अभी 24,000 मदरसे चल रहे हैं। इनमें से करीब 16,500 मदरसे यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा रजिस्टर्ड हैं। एसआईटी की जांच के दायरे में करीब 80 मदरसे थे, जिन्हें बीते 2 साल के दौरान अलग अलग देशों से करीब 100 करोड़ रुपयों की फंडिंग हुई थी। वहीं यूपी मदरसा बोर्ड पर आए फैसले पर मौलाना सूफियान निजामी ने कहा है कि हमारे मुल्क में संविधान ने हमें यह हक दिया है कि हम अपने दायरे कायम करें। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि जिस प्रकार हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा है कि ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी और अहम खबर की। सांपों के जहर की तस्करी के मामले में जेल में बंद यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई है। एल्विश यादव के वकील प्रशांत राठी के मुताबिक एल्विश यादव को 50,000 रुपए की 2 जमानत राशि पर जमानत दी गई है। एल्विश यादव को रेप पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के आरोप में 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया था। उनकी पहली जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वकील द्वारा दायर की गई दूसरी याचिका पर कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। आज के इवनिंग के इस न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।